तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर 1 है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? जो मेन मेन बात होगा उसको तो लिखेंगे, बताएंगे और क्या करेंगे, और इसका आंसर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन चाहिए तो आप लिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के लास्ट में एक आएगा वीडियो, उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो क्लास 8 है, अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पढ़ते हैं इसको, जो मेन मेन बात होगा उसको तो आपको याद करना ही करना है, नहीं याद कीजिएगा तो पीट देंगे। ठीक है, सबसे पहला आप सब अब पढ़ते हैं यहाँ से, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो मेन मेन बात होगा उसको बता देंगे और कम समय में सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा दे। ठीक है, तो आप हम लोग सभी जानते हैं कि मतलब सजीव होता है, जो सजीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना ऊर्जा, ऊर्जा मतलब खाना, खाना सजीवों की जरूरत होती है खाना को, तो सजीव के लिए खाना जरूरी होता है। तो खाना से ऊर्जा उसको मिलता है, ऊर्जा से करता क्या है, तो बुलता है, गुणकता है। बच्चा गुणकता है, बिना दूध पी गुणक जाएगा क्या? नहीं ना। जो जिसको दूध नहीं मिलता वो नहीं गुणकता है, क्या धीरे धीरे गुणकता है। तो हम सभी को जरूरत होती है ऊर्जा का। ठीक है, तो ही हम बोल रहा है कि हम लोग भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग श्वसन कर सकें। सांस लेने में भी ऊर्जा खत्म होता है। ठीक है, सांस लेने से ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तो मतलब कि पहले दो फिर लो, वही वाला बात है। पाचन, आप खाइएगा तो पचेगा ही नहीं अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो पाचन के लिए भी ऊर्जा का यूज करते हैं, श्वसन के लिए भी करते हैं और उत्सर्जन के लिए भी करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे पसीना, तो पसीना ऐसे शरीर से आपको बाहर नहीं निकल जाएगा, उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है। अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि मनुष्य ने 10 से 12 हजार वर्ष पहले खेती करना शुरू किया था। फसल कहते किसको, फसल किसको कहते हैं? सबसे पहला बात है, फसल किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो परिभाषा होगा उसको सबसे पहले लिखते चलेंगे। ठीक है, फसल, फसल, तो सबसे पहला की परिभाषा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइए। अब देखिएगा फसल किसको कहते हैं, तो फसल किसको कहेंगे? जब मानव एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे को एक ही जगह पर रोपते हैं उसको फसल कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधों को एक ही स्थान पर रोपते हैं या एक बड़े भूभाग पर रोपते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है, फसल का परिभाषा हो गया। हाँ, अब आगे चलते, मौसम के आधार पर फसल को दो प्रकार से बांटा गया, मेन रूप से दो प्रकार से मौसम के आधार पर। पहला है फसल का परिभाषा, आप हो गया, आप लिखिएगा, उसको पूरा कीजिएगा। फसल को दो भागों में बांटा गया है, एक रबी फसल बांटा गया है और दूसरा खरीफ फसल बांटा गया है। खरीफ फसल बांटा गया, ठीक है। और रबी फसल और खरीफ फसल, रबी इधर से नहीं लिखाएगा, रबी इधर से लिखाएगा, रबी फसल इधर से लिखा है, उधर से लिखा है। पापा बोलो या पिताजी बोलिए, बात तो सेम ही ना, पापा बोलिए या पिताजी बोलिए। तो रबी है और खरीफ फसल है। तो सबसे पहले रबी फसल कहते किसको है, तो रबी फसल वैसा फसल जिसको हम लोग ठंडा में रोपते हैं, ठंडा के दिन में रोप देंगे, रबी फसल हो जाएगा बस। कोई भी फसल को आप अगर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में रोप दिए ना ठंडा के दिन में, वो रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको शीत ऋतु में रोपते हैं, ठंडा का नहीं लिखिएगा, ठंडा थोड़ा सा सुधार करके शीत ऋतु रोपते हैं। शीत ऋतु में क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। ठीक है, बुनाई करना या रोपना दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शीत और अगर मंथ में जाना चाहे, महीना में, तो अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर। और कोई अगर बुक में, आपके बुक ने अक्टूबर नवंबर की जगह पे नवंबर दिसंबर रहेगा, चलेगा, सब चलेगा। वो मंथ है, आगे एक मंथ है ना, इतना बड़ा देश है, कोई पहले ही नहीं बुन देता है। आपके गोतीबा तो 2 दिन आपसे पहले ही बुन देता है, तो उसका कोई लेना देना है नहीं ना। वो तो और हाई धन के फिर पहले पहले बुन देता है। तो शीत ऋतु में बुआई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और काटा कब जाता है, तो मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। हालांकि और अगर पहले बुना तो और पहले ही काटेगा। ठीक है, और खरीफ फसल किसको कहेंगे, तो खरीफ फसल वैसा फसल जिसकी बुआई वर्षा ऋतु में करते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में अगर बोलेगा तो जुलाई अगस्त में करते हैं। अभी तो मई है, जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, जून जुलाई में। और बाकी जाएगा, एक आध मंथ चेंज होगा। ठीक है, वर्षा ऋतु में रोपते हैं जून जुलाई में, और काटते कब है,
तो ये अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। मतलब ये काटने के बाद साथ साथ रोप ले जाता है। धान काटता है, धान कट गया और उसके बाद खेत में जोता तुरंत गेहूँ बुना जाता है। तो खरीफ फसल रबी फसल हो गई, ठीक है। शीत ऋतु में रोपते हैं और इसको वर्षा ऋतु में रोपते हैं। ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा फसल कब रोपते हैं। अब देखिएगा सबसे ज्यादा कौन है, क्या बोल आगे का बात है। अब रबी फसल का एग्जाम्पल है ना, सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंस है। रबी फसल का एग्जाम्पल, रबी फसल का एग्जाम्पल में हो जाएगा गेहूँ, रबी फसल है, ठीक है। गेहूँ, कोई भी दलहन फसल जो जाड़े में रोपा जाता है, दलहन तिलहन। अब बोलिएगा मूंग से, तो मूंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मूंग है ना जो गर्मा फसल है तो वो भी दाल होता है, उससे भी दलहन में है, लेकिन नहीं होगा वो, ठीक है। तो गेहूं हो गया, दलहन और तिलहन, ये सब कौन फसल है? तो ये रबी फसल है। इसको याद करना है तो करना है, तो करना है तो करना है। और आगे है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा, खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा धान, नहीं, धान के बाद मक्का, सोयाबीन, और कुछ है धान, हाँ बहुत सारा, धान मक्का सोयाबीन मूंगफली, मूंगफली और अब मैं अपने मन से दे देता हूँ, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास, कपास, चाय, कॉफी, रबर, जूट। ये सब आपको याद रखना है, सब है जो कि रबी फसल है। और गन्ना, गन्ना भी है। गन्ना यहाँ पे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता ना। गन्ना देखिए यहाँ पे दे देते हैं, कैसे अच्छा लगेगा। गन्ना मतलब चीनी, चीनी चाय कॉफी तीनों ये खरीफ फसल है। चीनी चाय कॉफी तीनों खरीफ फसल है। और उसके बाद कॉफी हो गया, फिर रबर, जूट, कपास, धान मक्का सोयाबीन सब अथी खरीफ फसल है। अंतर इतना ही नहीं है, अंतर तो ये याद रखना ही है। और क्या उनसे याद रखना है, और नीचे आपको शायद दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं भी दिख रहा तो मस्त है। खैर रबी फसल क्या है कि इसको होने के लिए मतलब कि पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। पानी कम चाहिए, लगभग कितना चाहिए इसको होने के लिए? तो 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक का वर्षा होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, जैसे कि गेहूं में थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए तो 75 से 100 भी हो जाएगा। दलहन तिलहन को पानी बहुत कम चाहिए, और हल्का हल्का वर्षा से ही हो जाता है, नहीं तो नहीं चाहिए। गेहूं के लिए 100 हो जाएगा, गेहूं के लिए 50 से 100 हो जाएगा, या तो 75 से 100 हो जाएगा गेहूं के लिए। सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा आगे की बात है, याद करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको आगे काम देगा। एक खरीफ फसल है, इसमें पानी मना चाहिए, पानी एकदम खूब डुबैले रहिए तब होगा। तो खरीफ धान हो जाएगा। इसमें कपास को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, सबसे ज़्यादा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। अब इसको 150 से 200, धान को 150 से 150 से 200, और बाकी सब सिमिलर है तो ऐसे ही चलेगा। और इसको तापमान ज़्यादा चाहिए, तापमान ज़्यादा चाहिए, तभी तो इसको बरसात में रोपते हैं। और होने घड़ी तापमान खूब मिलता है, खूब मिलता है तो बड़ा हो जाता है। और इसमें तापमान कम मिलेगा तो चलेगा, ये सब इसमें जाड़ा वाला फसल है। अंतर समझ में आ गया? ये इस समय याद रखना है एकदम पक्का फाइनल। देखिए गेहूं दलहन तिलहन तीनों याद करना है, और धान चलेगा, मूंगफली कपास, ये चारों याद कर देना, सब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो वर्गीकरण तो हो गया इसका खरीफ फसल रबी फसल में, ठीक है। आपसे बोला गया सवाल है कि बताइए जी, धान को हम लोग ठंडा के दिन में क्यों नहीं रोपते हैं? तो सबसे पहले बोलिएगा कि धान को ठंडा के रूप में इसलिए नहीं रोपते हैं शीत ऋतु में, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता होती है। अब आप नटखट बच्चा है, बोलेंगे सर मेरे यहाँ सबमर्सिबल है, हम डुबैले रहेंगे था। तो कोई बात नहीं, वो डुबैले रहिए, हो जाएगा, डुबैले रहेगा तो। फिर धान कहेगा कि लेकिन हमको टेम्परेचर भी चाहिए, तापमान भी चाहिए। अब आप उसको टॉर्च दिखाइएगा, और टॉर्च दिखाने से तो उसको तापमान मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो कितना का दिखाइएगा टॉर्च, नहीं ना। तो वही वाली बात है, टॉर्च एक दिखाने से नहीं कुछ होने वाला, तापमान चाहिए। कोई बोलेगा सर हम घर में बंद करके दे देंगे तापमान, अरे पागल, इसका सेंस समझो। अगर वो सब कुछ तुम सही में सूरज की तो ले आया होगा आगू में, वो धर्मा के आगू तर ले ही आया, तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? उसको जो चाहिए जो मिल रहा है तो हो जाएगा।
बस कैसे भी मिले। अब कोई बोलेगा हम ट्रैक्टर पर सर धान रोपेंगे, उसको बुलाएंगे, तो बुलाएंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अब बुलाइए उसको, उड़ाइए, लेकिन हाँ फूल लगेगा ना तो उसको धीरे धीरे बुलाइएगा, ठीक है ना, तो गिर जाएगा, नहीं हो पाएगा। सब कंडीशन है, उसको कंडीशन फॉलो करो। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा वीडियो रोक करके, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे कृषि पद्धति। कृषि पद्धति का मतलब क्या होता है, मतलब कि कृषि पद्धति का मतलब होता है कि जो फसल उत्पादन में उत्पादन करने में जितना भी प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, जितना भी नियम को अपनाया जा रहा है, सब उसको उसी को कृषि पद्धति बोलते हैं। जैसे में एक नियम मतलब नियम है कि अगर आपके पास 2 कट्ठा खेत है गेहूं का, तो उसमें आप 10 बोरा खाद नहीं दीजिएगा, ये नियम है ना। लेकिन नियम लिखा हुआ नियम नहीं है, मतलब इतना दीजिएगा तो खराब हो जाएगा। तो उसको जो सही है, जो उसका अनुकूलता के अनुसार सही चीज देना ही कृषि पद्धति होता है। कितना मतलब जोताना है, के चाष करवाना है, गांव में चाष होता है, मतलब के बार उस पर ट्रैक्टर पार होगा, ये सब होता है, ठीक है। तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहले ही है, मिट्टी तैयार करना। अब देखते हैं मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या होता है। मतलब खेतों में खेत को जोतना, खेत को कोड़ना, वहां से मट्टी मतलब कि भूरा बनाना, ठीक है। अब आप लोग अगर शहर के हैं तो खेत तो देखे नहीं होंगे, और गांव के हैं पक्का गांव के ही होंगे, कहाँ के हिंदी मीडियम पढ़े हैं ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला भी भगवान नहीं होता, आप ही लोग अच्छे बच्चे हैं। अब देखिए, तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने का मतलब खेत को जोतना। तो खेत को जब जोता जा रहा है, कोड़ा जा रहा है, उसको मिट्टी तैयार करना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मिट्टी तैयार हल से कर सकते हैं, एक होता है ट्रैक्टर से कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर से कर सकते हैं। तो मिट्टी तैयार करने में कुछ खास नहीं है। और एक होता है, इसमें आता है पोला शब्द, ठीक है। पोला का मतलब होता है मिट्टी को भुरभुरा बनाना। और जब मिट्टी को भुरभुरा बनाता है ना, तो उसमें किसान के साथ ही कहते हैं ना केचुआ को, केचुआ को भी वृद्धि होता है, क्योंकि केचुआ आराम से उसमें बुल पाता है, अपना काम कर पाता है, मिट्टी को कोड़ पाता है, ठीक है। तो पोला मिट्टी को बनाया जाता है, उसको मतलब कि तोड़ा जाता है, भुरभुरा बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं इसके आगे, ठीक है। और इससे ह्यूमस में वृद्धि होती है। ह्यूमस मतलब कि जब पेड़ पौधा को सड़ाएगा केचुआ वगैरह, तो केचुआ खा खा के सड़ा देगा, तो ह्यूमस में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। किसानों को साथ ही तो पता है कि केचुआ को ही कहते हैं। और मतलब मिट्टी को उलटने पुलटने से पोषक तत्व ऊपर आ जाता है, ठीक है। जुताई का औजार आपको पता है, जुताई का औजार क्या क्या होता है, कुदाली, हैल, ये सब होता है, तो आपको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर एक कल्टीवेटर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कल्टीवेटर से क्या किया जाता है, कल्टीवेटर से फसल को काटा जाता है या बुना जाता है, तो बुना जाता है, ठीक है, कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर जो हल होता है ना ट्रैक्टर के पीछे लगा लो, उसको बोलते हैं। अब आगे चले बुआई, ठीक है। कटाई के बाद अथी मिट्टी हो गया, तब बुआई होगा। बुआई के लिए सबसे पहले बीज अच्छा चाहिए ना, तो बीज को पहचानेगा कैसे कि अच्छा है। तो पानी में ना दीजिएगा बीज को, तो जो अच्छा बीज रहेगा वो अंदर चला जाएगा, खराब बीज ऊपर चला आएगा। क्योंकि खराब बीज होता है क्षतिग्रस्त बीज, जो अंदर से खोखला हो जाता है, तो हल्का होकर ऊपर चला आता है। तो यह एक अच्छी विधि है, ठीक है, ये बुआई का। और गांव में क्या करते हैं कि पहले 10 को गिन करके गेहूं बुनते हैं, और 10 को हम देखते हैं कि के वो मार खाया है, के वो नहीं होया, उसको बोलते हैं मार खाया। फिर बोलते हैं कि 2 आना मार खाएगा, कैसे कैसे बोलते रहते हैं। अब देखिए बुआई हो गया, तो बुआई के लिए नॉर्मल सा बात है, एक मशीन भी आता है, उससे भी होता है, ठीक है। बीज को पहचान गए। अब आगे चलते हैं। अब बुआई के बाद है खाद एवं उर्वरक, ठीक है। तो खाद उर्वरक बुआई के बाद बुआई हो जाता है तो देते हैं, फिर उसके बाद खाद देने के बाद सिंचाई करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सब नियम फिक्स है, नहीं, कुछ कुछ नियम चेंज भी बदलता भी है। लेकिन अक्सर मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद खाद दे देते हैं सीधे, नहीं ना। कुछ अब आलू रोप रहे हैं, तो मिट्टी तैयार करने के बाद खाद और रोपना दोनों साथ ही में करते हैं, तो होगा हल्का हल्का। अब खाद एवं उर्वरक तैयार करना, खाद एवं उर्वरक देना, तो खाद वगैरह देते हैं, उर्वरक भी वगैरह देते हैं, ठीक है। आगे से पढ़ेंगे कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद खाद होता है जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। खाद होता है जो कार्बनिक पदार्थ होता है। इसको थोड़ा सा और उधर ले जाके कैसे करते हैं। खाद होता है ना जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब उसमें कार्बन पाया जाता है। और उर्वरक है जो अकार्बनिक होता है। नहीं समझ में आया ना, छोड़िए भूतला जाइएगा। खाद होता है ना, खाद खाद जो
जो जो खाद होता है ना वो मशीन में नहीं बनता, मशीन से नहीं बनता, और उर्वरक मशीन से बनता है। जो बाजार में मिलता है ना उसको उर्वरक बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो गाँव में उल्टी बोलता है। इसको बोलेगा कि ये जी खाद है, खाद दे दो तो, हाँ लेकिन उर्वरक उसको बोलना चाहिए। चलिए ठीक है। सिंचाई, आगे पढ़ेंगे इस खाद एवं उर्वरक के बारे में। खाद का कौन कौन सा होता है, उर्वरक का नाम बताए, जैसे यूरिया, एनपीके और फास्फोरस, पोटास, ये सब बहुत सारा होता है। तो सिंचाई, अब सिंचाई क्या करते हैं, तो सिंचाई सिंचाई में तीन तरह का होता है। एक नॉर्मल सिंचाई होता है जिसमें सारा पौधे को पटाया जाता है, मतलब कि कंटिन्यूटली लगातार। दूसरा होता है ड्रिप सिंचाई, ठीक है, ड्रिप सिंचाई, ठीक है, ये ड्रिप सिंचाई। एक होता है छिड़काव, छिड़काव सिंचाई, ठीक है, छिड़काव प्रणाली या तंत्र बोलते हैं। तंत्र का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा चीज जिससे एक मतलब कि एक पूरा ओवरऑल पूरा एक मतलब कि संरचना का निर्माण करवा रहा है। तो ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई दोनों है ना, जो जल बचाने वाला सिंचाई है, ठीक है, जल बचाने वाला, जल बचाने वाला सिंचाई है। तो बोलेगा कि जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे कौन सा सिंचाई चलता है, ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, या दोनों, ये भी दोनों, तो दोनों मारिएगा, ठीक है। अब बोलेगा ना कि हमको क्या करना है, लौंग को पटाना है, लौंग को, और कॉफी को पटाना है। पटाना का मतलब समझ रहे हैं ना, पानी देना है, ठीक है ना। आप लोग कुछ और ही समझ जाइएगा। छिड़काव तंत्र, तो लौंग और कॉफी को मतलब पानी देना, सिंचाई करना है। पटाना है तो क्या, कैसे पटेगा, ड्रिप सिंचाई से या छिड़काव तंत्र से, तो बोलिएगा छिड़काव तंत्र से। ड्रिप है ना जो जड़ में जाकर के सीधे पानी दे देता है ढेर सारा, और छिड़काव है जो सिर्फ ऐसे ऐसे घूम घूम के चारों पत्ता पर बिकता है। तो लौंग को जड़ में पानी नहीं जमना चाहिए, नहीं तो लौंग खराब हो जाएगा, कॉफी भी सड़ जाता है। तो इसीलिए लोग को ऊपर ऊपर करके छींटते हैं। पहाड़ पर ये बहुत काम करता है, पहाड़ पर छींट रहा है तो अपना बेचारा नॉर्मल हल्का हल्का पानी गिर रहा है और जमीन सूख भी रहा। और नहीं तो अगर ऐसे पटाइएगा तो सब खत ज़्यादा ना पानी, पानी ट्यूबवेल के नीचे ना चला जाएगा। तो पहाड़ी इलाकों में इसका उपयोग किया जाता है। और ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पहले पानी कम हो और मतलब कि पेड़ रोपा हुआ है, तो जा करके पेड़वा के जड़िए तर बूंदे बूंद गिराएगा, मतलब बूंदे बूंद नहीं, ढेर ढेर सारा जड़ी तक गिराएगा। तो ये बागवानी के लिए किया जाता है, ठीक है। अब है खर पतवार से सुरक्षा। खर पतवार कहते किसको है, देखिए जो आपको इच्छा से ना हो, जैसे में आपके पास एक कुत्ता के बच्चा है और उसके साथ एक उसका एक दोस्त है, तब बोले हैं कूद 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 ऐसे करके बुला रहे हैं। हाँ, वो भी आया, उसका दूसरा भी चला है। वो आपके पास इतनी सी रोटी है जो इतना एगो बिस्कुट भी है जो दूसरा से छीन के लाए थे बउआ वाला, तो वो किसको देंगे, उसको देंगे तो वो खा जाएगा छीन के, तो खाएगा करेगा ना। तो इसी इसी को कहते हैं कि हाँ ये वाला तो बोलेबे नहीं करेला चलेला। वही होता है खरपतवार वही होता है खरपतवार, जो आपको फसल रोपे और फिर आपको फसल रोपे और फिर घास को इच्छा कर दे कि घास भी उसके साथ हो, नहीं ना, लेकिन घास भी होता है, हो जाता है, तो उसको खरपतवार नाशी खरपतवार कहते हैं, ठीक है। वैसा अवांछनीय पदार्थ या वैसा अवांछनीय जो फसलों के साथ साथ उग जाती है, ठीक है, उसको खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार कहेंगे तो खरपतवार को पकने से पहले, मतलब उसमें बीज लगने से पहले उसको गला दिया जाता है दवा दे करके, ताकि वो अगला बार से फिर से ना फैल जाए। तो ये बोलिएगा कि खरपतवार को कब नष्ट करना अच्छा रहता है, तो बोलिएगा कि उसको तैयार होने से पहले, उसको पकने से पहले। तो खरपतवार को नाश करने के लिए एक होता है डी नहीं, 2,4-D, ठीक है, 2,4-D एक रसायन है। ए रसायन से क्या होता है ना कि ए रसायन से होता है तो खरपतवार को नाश करना, खत्म कर देता है। तो खरपतवार से सुरक्षा के लिए एक रसायन है 2,4-D। अब बाकी तो देसी जुगाड़ है, ये जाके खुरपी से कबाड़िए, नहीं तो हाथ से कबाड़िए, ये सब देसी जुगाड़ है। और टेक्निकल जुगाड़ ये है 2,4-D है, ठीक है। और कभी भी गेहूं का दावा आलू में नहीं देना चाहिए, नहीं तो चला जाएगा आलू, क्योंकि वो भी आलू भी गेहूं के लिए खरपतवार ही हो जाएगा। अब कटाई है, तो कटाई क्या है, जब फसल पक गया तो हंसुआ से काट लीजिए, कहानी खत्म। कटाई में एक मशीन आता है, कटाई में एक मशीन आता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर हार्वेस्टर सिर्फ काटता है, इसका काम सिर्फ काटना है। दूसरा थ्रेसिंग, थ्रेसिंग
थ्रेसिंग ये क्या करता है कि फसल में से अनाज को अलग करता है, थ्रेसिंग करता है, थ्रेसिंग थ्रेसिंग मतलब अलग करना होता है, ठीक है। हार्वेस्टर है जैसे काटता है, हार्वेस्टर करता है। हार्व का मतलब ही होता है पेड़ पौधा, जैसे हार कारनी बोला सा, हार्वी बोला सा होता है ना, वैसे ही हार्व मतलब कि पेड़ पौधा, और वेस्टर उसको काटने वाला, थ्रेसिंग अलग करने वाला। या तो ये काटेगा, ये अलग करेगा, लेकिन ये दोनों एक ही मशीन में कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कंबाइन मशीन, कंबाइन, क्योंकि दोनों मिल गया ना तो कंबाइन हो गया, ठीक है। तो यही यही चीज़ से कटाई होता है। और कटाई में बहुत सारा हम लोग कटाई होने के बाद जब आदमी खुश हो जाता है, यार उसको हो गया तो फसल, तो समझ रहा है ना, तो खुशी मिलती है। तो इसके लिए पहले के लोग, या अब तो पता नहीं किस खुशी में पर्व मनाते हैं पता चलता है, पहले के लोग ये फसल काटने के बाद खुशी से मनाते थे। अब फसल काटने के बाद पता नहीं खुशी से मनाते हैं कैसे मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं। जैसे में अब मकर संक्रांति, बिहू, पीहू, सॉरी यार, जो भी होता है बिहू होता है, पीहू नहीं होता, बिहू, और वो नाम बहुत सारा पर्व होता है, तो ये सबको मनाते हैं, ठीक है। अब भंडारण, भंडारण का मतलब होता है कि ऐसे ला करके घासे पाते हैं, और उसमें गर्दा गर्दा है तो रख नहीं देंगे, उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसको सुखाएंगे धूप में, क्योंकि उसमें नमी रहेगा तो उसमें कवक लग जाएगा, नमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम सुखा उखा करके उसमें नीम के पत्ता के साथ या कोई दवा दे करके उसको रखेंगे, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। जो थी गेहूं के साथ में कीड़ा लगता है जानते हैं, उसको छोटका हाथिया बोलते हैं गेहूं में इतनी इतनी को लग जाता है, उसको छोटका हाथिया बोलते हैं। और उसको असली नाम क्या बोलते हैं, छोटका हाथिया ही बोलते हैं, गांव में तो छोटका हाथिया बोलते हैं, ऐसा सूंढ़ा शायद कुछ बोलते होंगे, ठीक है। और भंडारण हो गया, कटाई हो गया, सब कुछ तो हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा। अब ये एक बार है खैर पतवार को फिर से देखेंगे, ठीक है, और खाद एवं उर्वरक को। सबसे पहले देखते हैं कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, और इसको लिखते हैं फिर से। अब आगे देखिएगा, बोल रहा है ना कि इसमें इस खाद एवं उर्वरक में अंतर है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और आपको जाना जरूरी है, क्योंकि ये आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला है, ये 10th तक आएगा, आपको काम आएगा। तो खाद एवं उर्वरक में अंतर, तो सबसे पहला यह कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जो जिसमें कार्बन होती है, मतलब कि कार्बन का मतलब ऐसे समझे, जो पदार्थ लहर रहा है उसमें कार्बन पाया जाएगा, पक्का, जो पदार्थ लहर रहा है उसमें कार्बन पाया जाएगा, फिक्स है। लगभग अभी आपका लेवल के अनुसार, ठीक है। तो जो लहर है, चीनी लहर है, उसमें भी कार्बन है, C6H12, उसमें सी मतलब कार्बन है ना, कुछ भी चीज। तो अब बोलेगा सर प्लास्टिक तो भी लहरता है, तो उसमें भी कार्बन है, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है, तो उसमें भी कार्बन है, लेकिन वह वैसा कार्बन है जो कि नहीं गलता है, तो प्लास्टिक से नहीं बनेगा उर्वरक खाद। तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, जो मतलब कि उसमें कार्बन की मात्रा है। और यह अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं रहता है। जैसे में यूरिया, तो यूरिया का सूत्र ऐसे यूरिया में तो है, जैसे में NPK, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, कहीं भी इसमें कार्बन है नहीं, यह अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इसे खेतों में तैयार किया जाता है, खेत में गड्ढा कर करके गंदौरा भर करके पानी दे करके सड़ाया जाता है, बन जाता है, ठीक है। खेतों में तैयार किया जाता है, इसे फैक्ट्री में बनाया जाएगा, उद्योगों में बनाया जाएगा। ये बेसिक है, आपको ये याद रखना है, ये लाइन याद रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये वाला तो नॉर्मल है, इसमें ह्यूमस की प्राप्ति होती है, इससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब इस ह्यूमस की प्राप्ति होती है कि मतलब कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब तो अच्छा होता है, ठीक है। ह्यूमस की प्राप्ति होती है, उसमें काला कालापन ज़्यादा आ जाता है, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। इससे ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, ह्यूमस की प्राप्ति का मतलब हो कि मिट्टी मजबूत हो गया, ठीक है। तो इसमें ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। आगे है कि इसके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, इसके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मतलब अगर इसका प्रयोग कीजिएगा ना, तो मिट्टी धीरे धीरे पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करके रखेगा, तो एक बार पटा दीजिएगा तो बहुत दिन तक चलेगा, इसका मतलब ये हुआ। इसका प्रयोग से घटती है, इसका बहुत ज़्यादा कीजिएगा प्रयोग तो मिट्टी बंजर हो जाएगा। बंजर के मिट्टी का मतलब समझते हैं, कितनों भी उसको डुबे रहिएगा ना तो वो पानी तिरबे नहीं करेगा, इसको बंजर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। गाँव में रेहड़ा बोलते हैं, रेहड़ा।
तो इसको भी याद कर सकते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। अपशिष्ट यहाँ पे पदार्थ छूट गया, पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे में पेड़ के पत्ता हो गया तो उसका अपशिष्ट पदार्थ हो गया, ठीक है। और जैसे आपका मान लीजिए कि नहीं, आपका तो कोई मर जाएगा तब होगा, थोड़ी मरने की बात नहीं करते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। मान लीजिए कि एक चूहा का बच्चा मर गया बिजनी को, तो मट्टी में मिल जाएगा, तो वो ह्यूमस उसे मिलता है, ठीक है। मट्टी को उर्वरक शक्ति बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इधर देखते हैं घटती सब हो गया। इसमें यूरिया, पोटास, अमोनिया सल्फेट और सुपर फास्फेट, फास्फोरस, एनपीके शामिल है। सबसे पहले तो यूरिया, आपको आप जानते हैं यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। तो यूरिया का सूत्र होता है। और पोटास, ठीक है, ये पोटास है, ये अमोनियम सल्फेट है, ये सुपर फास्फेट है, और एनपीके है। तो ये आपको नहीं ज़्यादा याद रहेगा, यूरिया याद रह जाएगा, ठीक है, यूरिया याद रहेगा और एनपीके याद रखिएगा, ठीक है। नहीं रहेगा फिर भी एनपीके इसलिए ना बोलेगा कि सर्वत्र उर्वरक किसी बोलते हैं, सर्वत्र, तो सर्वत्र उर्वरक इसी को बोलते हैं। इसको अगर एनपीके दे देते हैं ना, तो समझिए कि आप खेत में सब कुछ दे दिए, मतलब नाइट्रोजन दे दिए, फास्फोरस दे दिए और पोटेशियम दे दिए, तीनों प्रकार का दे दिए, तो इसको सर्वत्र खाद बोलते हैं, ठीक, उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सर्वत्र ऐसे ना, इसको सर्वत्र खाद बोलते हैं, सर्वत्र, ठीक है। इसको एनपीके को, तो उसको याद रखना है एनपीके वाला। और जो आप बहुत सारा मतलब अंतर और लिख सकते हैं कि इससे जल प्रदूषण होता है। हालांकि जल तो प्रदूषण इससे भी होगा, लेकिन इससे जल प्रदूषण होगा तो मछली वगैरह मरने लगेगा, इससे नहीं मरेगा, ठीक है। तो जल प्रदूषण होता है, और यह महंगा होता है या सस्ता होता है, इसको ले जाने लाने में आसानी होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होगा। अब एक खेत में गेंदौरा बनाए, ले जाएंगे मुंबई तो दिक्कत तो होगा ना मुंबई गेंदौरा ढो रहे हैं, तो ठीक है। तो इतना हो गया तो आज के लिए। और इसका आंसर क्वेश्चन चाहिए ना, तो आंसर क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसके नीचे वाला प्लेलिस्ट में, नहीं तो बगल वाला आइकन में आ रहा है, तो ठीक है। कमेंट में बच्चा सब कमेंट करता है, उसका आंसर कीजिएगा आप लोग, तो ठीक है।